दोस्तों, आपने ज़रूर किताबों से पढ़ा होगा या सुना होगा कि इंसान बंदर से निकला है, यानी हमारे पूर्वज बंदर थे। तो ये सवाल हमारे जहन में ज़रूर आता होगा कि जो बंदर हमारे छतों पे उछलते कूदते हैं, तो ये इंसान क्यों नहीं बनते। धर्म ग्रंथों पर चलने वाले यानी कि धार्मिक इंसानों का मानना है कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, या हमारा जन्म एडम और ईव नामक स्त्री पुरुष के जोड़े से हुआ है। ये आज से लाखों साल पूर्व की बात है, जब पहाड़ी गुफाओं में हमारे पूर्वज रहा करते थे, जिनको हम होमो सेपियंस के नाम से जानते थे। और ठीक उन्हीं के पड़ोस में हमारे चचेरे पूर्वज रहा करते थे, जिनको निंडरथल कहते थे। दोस्तों, वे भी हमारे पूर्वज थे। हमने जब अपना डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि हमारे डीएनए में 193 जीन्स और हमारे चचेरे पूर्वज यानी कि निंडरथल से मिलते हैं। हमारे ये दोनों पूर्वज दिखने में बिल्कुल एक समान थे और इनकी हमेशा एक दूसरे को डर लगा रहता था। जैसे ही आमने सामने वे आते थे तो वे एक दूसरे को मारते थे। होमो सेपियंस के साथ अच्छे हथियार थे, वे इसी कारण उन्होंने निंडरथल को मार गिराया, वे विलुप्त कर दिया गया। लेकिन हमारे कुछ पूर्वजों ने इनकी महिलाओं के साथ शायद संबंध बनाए होंगे, तभी वे शायद हमारे अंदर निंडरथल के डीएनए मिलते हैं। हमारा और वानरों का डीएनए लगभग 98% मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे वानरों से इंसान बने और वे कैसे छतों पर उछलने वाले जो बंदर हमें दिखते हैं, तो वे इंसान क्यों नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। यदि एक इंसान की दो संतानें हैं, तो दोनों हूबहू एक दूसरे से अलग है, या हम कह सकते हैं कि वे अपने माँ बाप से भी अलग होंगे। अगर आप अपने आसपास नजर मारोगे तो पाओगे कि दोनों सगे भाई ऐसे भी हैं जिनकी शक्ल, सूरत या कद काठी अपने माँ बाप से या एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, माना जाता है कि लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हुआ। 5.5 करोड़ साल पहले वानर जैसे जीव बनने लगे, जिन्हें हम अपना या वानरों का पूर्वज कहते हैं। यानी यदि ये कहना कि हम वानरों से इंसान बने हैं, यह कहना बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। वास्तव में हमें कहना चाहिए कि हमारा और बंदरों के पूर्वज करोड़ों साल पहले एक ही थे, और हमारे वो पूर्वज न हमारे जैसे दिखते होंगे और न बंदरों जैसे। हमारे उन्हीं पूर्वजों की संतानों में हर पीढ़ी के साथ परिवर्तन आया और अलग अलग बंदर या वानरों की प्रजातियां बनने लगी। यानी अभी जो बंदर हमारे छतों पर उछलते हैं, हम इनसे इंसान नहीं बने, बल्कि हमारा और बंदरों का विकास एक जैसे जीव से ही हुआ है दोस्तों, हर जीव का कैसा आकार होगा, क्या गुण होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या कैसी सूंघने की शक्ति होगी, इन सब का मूल उन सब से डीएनए में होता है। आप कह सकते हैं कि डीएनए एक प्रकार का प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी जीवों में। जिस प्रकार कंप्यूटर में विंडोज और मोबाइल में एंड्रॉयड या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, वैसे ही डीएनए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम या डीएनए है, ये भी अपडेट होता है। इसमें नए फीचर सम्मिलित होते हैं, नए बदलाव आते हैं, और इन बदलावों से सभी जीवों के गुण, रंग, रूप और स्वभाव भी बदल जाते हैं दोस्तों, और इस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। वैसे अगर हम डीएनए को ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग, और इसमें अपडेट यानी बदलाव हमेशा ज़रूरत के हिसाब से ही आते हैं। अगर एक ही नस्ल के दो जानवर एक जगह भेज दिया जाए तो दोनों जीवों में अलग अलग बदलाव होने लगेगा, ताकि वो दोनों अपने अपने माहौल के हिसाब से बेहतर तरीके से रह सकें। और उन दोनों में अगर नए बच्चे पैदा होने से इन दोनों
वे में अंतर और भी बढ़ता जाएगा और करोड़ों साल बाद इन जीवों में इतना अंतर बढ़ जाएगा कि दोनों ही अलग अलग प्रजातियां बन जाएगी। सारे बंदरों के डीएनए में बदलाव एक ही दिशा में नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे बंदरों की संख्या बढ़ती गई उनमें हर पीढ़ी के साथ साथ अपने अपने माहौल में अलग अलग परिवर्तन आते रहे दोस्तों। और उनमें से ऐसे बंदर होंगे जहां पेड़ कम होंगे, इसलिए उन्होंने पेड़ों की टहनियों पर उछलने के बजाय दो पैरों से चलना शुरू किया दोस्तों। वे इस तरह उनके हाथ फ्री हो गए होंगे दोस्तों, क्योंकि अब वो हाथों का इस्तेमाल चलने के लिए करते हैं और वे अपने उन्हीं हाथों से वे हर चीज उठाने, देखने व महसूस करने लगे। अपने उन्हीं हाथों से वे पत्थर को उठाया और वे एक दूसरे पर फेंका। तभी वे समझ गए होंगे कि हम इनसे चोट भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने पत्थरों के हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दोस्तों। भले ही हम इन बदलावों को थोड़े से समय में बता देंगे, लेकिन इन बदलावों को आने में करोड़ों लाखों साल लगे होंगे दोस्तों। वानरों के अनेकों वंश आगे बढ़े होंगे, अनेकों वंश विध्वंस हो गए होंगे, तब जाकर आज का इंसान बना दोस्तों। म्यूटेशन संभावना का खेल है। सभी बंदरों में वैसे बदलाव नहीं आए जैसे इंसानों की प्रजाति में आए होंगे। बाकी प्रजातियों के बंदरों में भी म्यूटेशन हुए, लेकिन वो म्यूटेशन अलग अलग दिशा में हुए होंगे। उनमें अपने अपने माहौल को रहन सहन के अनुसार अलग अलग परिवर्तन आए होंगे, जिसका कारण एक ही पूर्वज से जन्मी वानरों की प्रजातियों में इतनी सारी विभिन्नताएं आ गई है दोस्तों। क्या आने वाले समय में जानवरों में बदलाव आना कम हो गया है? वे हम ये भी जानते हैं कि बदलाव लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया है। आज के जानवरों का बदलाव और भी धीमा हो गया है। इसका कारण यह है कि आने वाले समय में कुछ प्राकृतिक या तो कुछ इंसानों की बुद्धिमत्ता के कारण हुआ है। ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के जरिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन में समझाया है। नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार हमारी कुदरत एक विशेष माहौल में उस जीव को जिंदा रख पाती है जो वहां के माहौल के हिसाब से ज्यादा बेहतर हो। दोस्तों, जैसे माहौल में हम जाएंगे वैसे ही गुण हमारे अंदर आएंगे। आज छतों पर उछलने वाले बंदर हमारी तरह इंसान क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि बदलाव पहले से सुनिश्चित नहीं होता दोस्तों। ये कोई गिनती नहीं है कि एक के बाद दो आएगा या दो के बाद तीन आएगा। बदलाव आवश्यकता के अनुसार होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ अगर 3 से पहले 2 की आवश्यकता है तो वही आएगा, और अगर 3 की आवश्यकता नहीं है दोस्तों तो वे कभी नहीं आएगा। हमारी छतों पर उछलने वाले बंदर हमारी तरह अलग परिस्थितियों से गुजरे होंगे, इसलिए उनका विकास भी अलग हुआ होगा। आज सभी जीवों में बदलाव बहुत ही धीमा हो गया है, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर हर एक जीव के स्वतंत्र होने का अधिकार छीन चुका है। दोस्तों, आज के युग में सभी इंसान अपने शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इंसानों में दिमागी तौर से और ज्यादा बुद्धिमान होना ही प्रकृति का मुख्य लक्ष्य बन गया है दोस्तों, और शारीरिक बदलाव ठहर सा गया है दोस्तों। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट और अगर कोई